Assalamu alaikum. Welcome back to CCSK course of Urdu IT Academy. This is lecture number 5 and we will be discussing about domain 2, governance and enterprise risk management. Objectives of lecture 5 will be discussing risk in cloud and ANISA Insight and doing some practice questions of domain 2. Risk in cloud and ANISA Insight. ANISA क्या है? पहला सवाल। उससे पहले हम देखेंगे कि ईयू क्या है। आप जानते हैं कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं और उनका एक यूनियन है जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इसमें 27 कंट्रीज हैं। तो 27 कंट्रीज का ये एक यूनियन है जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, हंगरी, नीदरलैंड, आयरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, इस तरह की कंट्रीज इसकी मेंबर हैं इस यूनियन की। तो इस यूनियन का एक एजेंसी है जिसको एनिसा कहते हैं, यूरोपियन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजेंसी, और जो हेल्प करता है यूरोपियन यूनियन की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको बेटर इक्विपाइड होने में और बेटर प्रिपेयर्ड होने में, ताकि वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सके, डिटेक्ट कर सके या रिस्पॉन्ड कर सके। अब बात करते हैं एनिसा की। एनिसा क्लाउड के रिस्क को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती है। पहला है पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, नेक्स्ट है टेक्निकल रिस्क और है लीगल रिस्क। मैं आपको दिखाता हूँ एनिसा की बुकलेट। ये एनिसा की बुकलेट है, ठीक है। ये एनिसा की बुकलेट है। आप इसको सीएससी की वेबसाइट से या एनिसा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है। इट टॉक्स अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन क्लाउड। अब देखिए, रिस्क रिस्क को किस कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। फिर आप देखेंगे टेक्निकल रिस्क और फिर आप देखेंगे लीगल रिस्क। इसमें इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। जैसे आप देखिए, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क में लॉकिंग का एक कंसेप्ट है, लॉस ऑफ गवर्नेंस है, कंप्लायंस चैलेंजेस है। तो बेस्ड ऑन दिस डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है कुछ टॉप के रिस्क क्लाउड में, जो कि इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं, सीएसए की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, एंड यू कैन रीड इट आउट। 2-3 क्वेश्चंस एटलीस्ट रहते हैं एनिसा से एग्जामिनेशन में। सो पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क, इसमें पहला नाम है, लिस्ट का में पहला नंबर है लॉक इन का। इसको वेंडर लॉक इन भी कहते हैं। लॉक इन में होता क्या है? लॉक इन में होता है कि ये है कि आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में माइग्रेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस ऑफ द करंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। सपोज कीजिए, आपके पास कोई अपने सैस बेस्ड एचआरएमएस सॉफ्टवेयर लिया हुआ है। कुछ नाम की अगर मैं बात करूं, तो वर्कडे वर्कडे एक एचआरएमएस का सॉफ्टवेयर है, जहां कंपनीज जिसके थ्रू अपने ओपन पोजीशंस को एडवर्टाइज करती हैं। फिर आप जाके उस पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर आप पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, और फिर जो आपके स्टेजेस हैं इंटरव्यूज के, सब उसके थ्रू द इंटरव्यू का जो पूरा लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होता है। सपोज कीजिए किसी कंपनी ने ये सैस की सर्विस ले रखी है वर्कडे से, एंड नेक्स्ट डे वो किसी दूसरे एचआरएमएस सॉफ्टवेयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग टेलियो करके एक सॉफ्टवेयर है, सो आपको टेलियो पे आपको माइग्रेट होना है, क्योंकि टेलियो ने आपको अच्छा डिस्काउंट दिया है। टेलियो के कुछ फीचर्स हैं जो आपको ज़्यादा पसंद हैं, और आपके ऑर्गेनाइजेशन को उन फीचर्स की ज़रूरत है। तो आप वर्कडे से अगर टेलियो में माइग्रेट करना चाहते हैं, तो वर्कडे के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आपने जो भी रिकॉर्ड वर्कडे में डाल रखे हैं उसको आप एक्सपोर्ट करके और फिर टेलियो में इंपोर्ट कर सकें इजली।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है माइग्रेशन। और या ये कह सकते हैं कि माइग्रेशन पॉसिबल हो पाता है। अदरवाइज़ सारी एंट्रीज़, अगर मान लीजिए आप 5 साल से वर्कडे यूज़ कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल की एंट्री आप टेलियो में करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? लेकिन अगर वर्कडे या टेलियो, अगर आप वर्कडे से टेलियो में जाना चाहते हैं या टेलियो से वर्कडे में जाना चाहते हैं, और इन दोनों के पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है जहाँ ऐसा कोई डेटा इंपोर्ट करने का तरीका नहीं है। सपोज़ कीजिए एक कॉमन फॉर्मेट होता है सीएसवी का फॉर्मेट। सीएसवी फॉर्मेट में अगर अलाउ नहीं करते हैं ये, तो आप कैसे लेके जाएँगे अपना डेटा? तो उस तरह के केस में क्या होता है, आप वेंडर लॉक इन के शिकार हो जाते हैं। यू कैन नॉट माइग्रेट फ्रॉम वन वेंडर टू अनदर वेंडर। इसलिए जब आपको जब आप क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को चूज़ करते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें उस वक़्त देखनी होती हैं। और स्पेशली इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन टर्म ऑफ यूज़। जब आप साइन करते हैं टर्म्स ऑफ यूज़, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। इफ यू वांटेड टू माइग्रेट फ्रॉम माय सर्विस टू अनदर, what will be the responsibility of क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर माइग्रेट करते वक्त या माइग्रेट करने के केस में आपकी क्या हेल्प कर सकता है, वो आपके लिए कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है या टेक्नोलॉजी अवेलेबल कराता है जिससे आप इजीली माइग्रेट कर सके। तो वो सारी चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। तो ये आपको उस वक्त देखना होता है टू अवॉइड वेंडर लॉक इन सिचुएशन। उसके बाद आता है कंप्लायंस चैलेंजेस। कंप्लायंस चैलेंजेस क्या है? जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो जब वो माइग्रेशन करती हैं क्लाउड में, उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि उन्होंने सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा में डील करती है। ऑब्वियसली वो पीसीआई डीएसएस सर्टिफाइड होगी। उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसको उसने पीसीआई डीएसएस के अकॉर्डिंग सेट करके रखा हुआ है, कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, जो पीसीआई डीएसएस की गाइडलाइंस है, उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल करता है। और सडनली उनको क्लाउड पे माइग्रेट करना है, तो उनका सबसे बड़ा फ़ियर ये होता है कि ये सारे कंप्लायंसेस वो वहाँ पर पूरी कर पाएँगे या नहीं? क्या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर उनको एश्योरेंस दे पाएगा कि वो पीसीआई डीएसएस के लायक एनवायरनमेंट रखता है? और सपोज़ कीजिए कि रखता है, यही इंश्योर नहीं करना होगा, बल्कि उसको एविडेंस भी देने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप पीसीआई डीएसएस के सर्टिफिकेशन के लिए जाएँगे, तो दे नीड एविडेंस। तो कुछ ऐसे एविडेंस भी होंगे जो आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को आपको देना होगा, बिकॉज़ यू नो क्लाउड इज़ बेस्ड ऑन शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी मॉडल। तो जो रिस्पांसिबिलिटी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के अंडर में आती है, वो रिस्पांसिबिलिटी, वो एरिया पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस्ड है या नहीं है, इसके आर्टिफैक्ट्स, इसके सबूत जो है, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को देने होंगे। किसको? उस कंपनी को जो क्लाउड सर्विस यूज़ कर रही है। देन फर्दर दैट कंपनी विल प्रोवाइड दैट एविडेंस, वो सबूत टू द ऑडिटर, जो पीसीआई डीएसएस की ऑडिट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कंप्लायंस चैलेंज यही होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। उन्होंने एक ह्यूज अमाउंट जो है वो खर्च किया हुआ होता है चैले इन इन कंप्लायंसेस पे, और उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्लाउड पे जाने में के बाद मैं कंप्लायंस से नॉन कंप्लायंस हो जाऊँ बेसिकली। नेक्स्ट है लॉस ऑफ गवर्नेंस, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन ऑब्वियसली जब बात क्लाउड की आती है, तो फिर ज्यूरिसडिक्शन आता है आपके डेटा का। आपका जैसे एक मैं बात करूँ, अ, अगर आपकी कोई सर्विसेज है जो इंडिया में चल रही है, तो वो डेटा इंडिया में होना चाहिए। अगर कोई सर्विसेज है यूके की, इंग्लैंड के लिए है और यूरोपियन यूनियन के यूजर्स के लिए है, तो उनका जो लोकेशन होना चाहिए डेटा का, या डेटा सेंटर का जो लोकेशन होना चाहिए ना, वो होना चाहिए इंग्लैंड, और जो भी यूरोपियन कंट्री है। क्योंकि जब आप उनके प्राइवेसी लॉज देखेंगे, जीडीपीआर देखेंगे, या जिस भी कंट्रीज के बारे में आप बात करें, उस कंट्रीज के जब आप प्राइवेसी लॉ देखेंगे, तो वो प्राइवेसी लॉ इस बात की को मैंडेटरी करता है कि उसका डाटा उसके ही
बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, किसी दूसरी कंट्री में नहीं होना चाहिए। तो ज्यूरिसडिक्शन के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि डेटा इस एप्लीकेशन में किस-किस अ, लोकेशन से वर्ल्ड के किस-किस लोकेशन के यूज़र्स का डेटा है, और वो इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, ये डेटा कहाँ होना चाहिए। अगर ये आपको क्लैरिटी नहीं है और आपका जो टर्म ऑफ यूज़ है कि आपको किस तरीके से आपको सर्विस का इस्तेमाल करना है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं है, बिकॉज़ क्लाउड इज़ ऑल अबाउट शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। तो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल का जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर आपको क्लियर नहीं है, तो लॉस ऑफ गवर्नेंस का केस बन जाता है, राइट? फिर है क्लाउड प्रोवाइडर एक्विजिशन। अब होता क्या है कि आपने किसी एक क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विस ले रखी है, उसके साथ आपके एग्रीमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और क्या होता है कि कल को बिज़नेस में एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है जनरली। सपोज़ कीजिए कोई छोटा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, आपने उससे सर्विस ले रखी है। जैसे मैं बात करूँ कुछ दिनों पहले, अभी पता नहीं है या नहीं, आई डोंट रिमेंबर, अरूबा, एचपी की कंपनी थी, जिसका खुद का क्लाउड हुआ करता था। आई डोंट नो अभी है या नहीं है। तो अगर उन्होंने अपनी सर्विस बंद कर दी, इस तरह की कोई और ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसका क्लाउड सर्विस का काम है, एंड दे आर गिविंग क्लाउड सर्विस टू द कस्टमर्स, और वो सडनली उसको कोई टेक ओवर कोई बड़ी कंपनी कर लेती है, जैसे एडब्ल्यूएस, अमेज़न कर लेती है, माइक्रोसॉफ्ट कर लेती है। उस केस में एक बड़ा खतरा रहता है कि जो नया सर्विस प्रोवाइडर है, नई जो जो एंटिटी है, ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो उसको टेक ओवर कर रही है, हाउ दे आर गोइंग टू रिस्पेक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट को जो ये पुराने वाली, यानी वो जो छोटा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर था, जिसके साथ आपने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, अब का मालिक कोई और हो चुका है, किसी और कंपनी ने उसको टेक ओवर कर लिया है, तो वो उस कमिटमेंट को कितना फुलफिल करती हैं। बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। अगर एक ऑर्गेनाइज़ेशन को दूसरी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है टेक ओवर करती है, तो सबसे बड़ा जो होता है चेंज होता है, वो स्ट्रैटेजिक चेंज होता है, ठीक है? उनकी पॉलिसीज़ में, उनके प्रोसीड्योर्स में, ठीक है? उ उस केस में आपने जिस शर्त पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसमें चेंजेज़ हो सकते हैं। तो वो भी एक रिस्क है, क्लाउड प्रोवाइडर एक्विजिशन का। नेक्स्ट रिस्क इज़ टेक्निकल रिस्क। टेक्निकल रिस्क में क्या है? रिसोर्स एग्ज़ॉशन। रिसोर्स एग्ज़ॉशन क्या है? इनेबिलिटी to provide additional or agreed capacity to the customer। क्लाउड का मतलब होता है इलास्टिसिटी। आप कभी भी जो कैपेसिटी आपने ले रखी है, उसको आप स्केल डाउन या स्केल अप कर सकते हैं। तो जो भी आपका कस्टमर है, उस कस्टमर के साथ जो आपके एग्रीमेंट हुए हैं कि आप उसको ये कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर वो कैपेसिटी आप प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, या सपोज कीजिए कि आपने वो कैपेसिटी उसको प्रोवाइड कर रखी है, जिसका एग्रीमेंट हुआ था, बट अब एडिशनल कैपेसिटी नहीं है आपके पास, अगर वो स्केल अप या स्केल डाउन करना चाहे, तो उस ऐसे सिचुएशन में रिसोर्स एग्जॉशन का केस क्रिएट होता है, जहाँ रिसोर्स एग्जॉस्ट हो चुका है बिल्कुल, एंड यू आर नॉट लेफ्ट विथ एनी रिसोर्स जहाँ आप स्केल अप कर सके। तो ये एक टेक्निकल रिस्क है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन फेल्योर। जब हम आइसोलेशन फेल्योर की बात करते हैं, तो बेसिकली हम बात करते हैं कंप्यूटिंग कैपेसिटी, स्टोरेज, नेटवर्क की, जो कि शेयर्ड होती है मल्टीपल यूजर्स में। जो कंप्यूटिंग कैपेसिटी होती है, स्टोरेज होते हैं, या नेटवर्क की सर्विस होती है, वो सब कई टेनेंट्स के बीच में शेयर्ड होती है, राइट? अगर एक टेनेंट की नेटवर्क सर्विस दूसरे टेनेंट की नेटवर्क सर्विस से आइसोलेट नहीं रहेगी, तो उस केस में आइसोलेशन फेल्योर का केस बनेगा, और उस केस में क्या हो सकता है कि प्राइवेसी ब्रीच और डेटा ब्रीच हो सकता है एक कस्टमर का दूसरे कस्टमर के साथ, ठीक? तो ये भी एक टेक्निकल रिस्क है। अगला है क्लाउड प्रोवाइडर मलिशियस इनसाइडर। अब क्लाउड प्रोवाइडर जो है, उसके अपने एम्प्लॉइज़ हैं,
जो कि पीछे क्लाउड की सर्विस को मैनेज कर रहे हैं, जो पीछे पीछे से रिसोर्स पूल क्रिएट कर रहे हैं, जो उस रिसोर्स पूल का एक्सेस रखते हैं, तो उनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो एक्सेस होता है, वो हाई लेवल का एक्सेस होता है, राइट? उस केस में क्या हो सकता है कि आपके ऑर्गनाइज़ेशंस का जो है, वो सीआईए इम्पैक्ट हो सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, जो आपका जो डेटा है, वो इम्पैक्ट हो सकता है और ये अगेन इट्स अ सीरियस रिस्क। उसके बाद है डीडोस अटैक, ऑब्वियसली। अ, सपोज़ कीजिए कि किसी हैकर ने माइक्रोसॉफ्ट को या एडब्ल्यूएस को टारगेट किया हुआ है कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे डाउन करना है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयड है, यानी कि आपने उनके डेटा सेंटर में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रखा है और अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक होता है तो इनडायरेक्टली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक होता है डिडोस का। उस केस में भी वो अनअवेलेबिलिटी का जो एक केस बनता है डिडोस के केस में, तो वो भी एक टेक्निकल रिस्क है। उसके अलावा है इंटरसेप्टिंग डाटा इन ट्रांजिट। आपको आपको पता होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आर्किटेक्चर है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है और डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर में इन एंड आउट बहुत ज़्यादा होता है डेटा का, कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए स्निफिंग हो गया, मैन इन द मिडल अटैक हो गया, ये सब इन सब की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी टेक्निकल रिस्क के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है लीगल रिस्क, रिस्क फ्रॉम चेंज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जो हमने लॉस ऑफ गवर्नेंस के केस में भी डिस्कस किया था। अगर ज्यूरिसडिक्शन का चेंज होता है तो वो आपके लिए एक केस बन जाता है, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन पे बेस्ड होता है डेटा की का स्टोरेज, ठीक है? और भी बहुत सारे वो मतलब बहुत बहुत सारे कंप्लायंसेस डिपेंड करते हैं ज्यूरिसडिक्शन पर। उसके अलावा हम देखते हैं लाइसेंसिंग रिस्क। क्लाउड में जो लाइसेंसिंग का सिस्टम है ना, वो डिफरेंट है ऑन प्रेम के केस में। अगर आप बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई विंडोज़ 2008 या 12 सर्वर इस तरह का कुछ आपने वॉल्यूम लाइसेंस ले रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि आप ऑन प्रेम में यूज़ कर रहे हैं। यू कैन नॉट यूज़ दैट लाइसेंस इन योर क्लाउड एज़ यू आर यूजिंग इन योर ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि ऑन प्रेम इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाते हैं व्हेन यू गो विथ योर ओन लाइसेंस इन द क्लाउड। आपने एक लाइसेंस लिया था ऑन प्रेम के लिए, अब आपने अपना ऑन प्रेम सॉल्यूशन खत्म कर दिया है, नाउ यू आर गोइंग टू क्लाउड, यू ऑलरेडी होल्ड सम लाइसेंसेस एंड यू वांट टू यूज दोज लाइसेंसेस इन द क्लाउड, बट द टर्म्स एंड कंडीशन चेंज देयर। सो लाइसेंसिंग का भी एक रिस्क हो जाता है। फिर आ जाता है डेटा प्रोटेक्शन का रिस्क। डेटा प्रोटेक्शन का रिस्क क्यों आ जाता है? क्योंकि आपको पता है हर कंट्रीज़ के अपने अलग-अलग डेटा प्रोटेक्शन के लॉज़ हैं और बेस्ड ऑन दोज़ लॉज़ आपका आपको एक्ट करना होता है, आपको बेसिकली काम करना होता है। तो डेटा प्रोटेक्शन का कि अगर ज्यूरिसडिक्शन का क्लैरिटी नहीं है, तो डेटा प्रोटेक्शन का भी एक बड़ा रिस्क आ जाता है। तो वो भी एक रिस्क है जो एनिसा हाइलाइट करता है और जो हम लोग हमारे जैसे यूज़र्स, आपके जैसे यूज़र्स या जो ऑर्गनाइज़ेशंस हमारी आपकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जो क्लाउड पे माइग्रेट कर रही हैं, उनको इन रिस्क का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है? अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि एनिसा के बारे में बात हो चुकी है। एनिसा जो है, मैंने आपको बताया था कि एनिसा यूरोपियन यूनियन की एजेंसी है और इसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना, वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अ, डिटेल्ड है और इसीलिए क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस इसको रेफर करता है। ऑल्दो क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का जो खुद का सिक्योरिटी गाइड है, उसमें ये कहीं मेंशन नहीं है। ये एक अलग से मटेरियल है जिसको क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस रेफर करता है और उसकी वेबसाइट से आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं या एनिसा के वेबसाइट से भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं।
उसको पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन तो होते ही हैं एग्ज़ामिनेशन में, इनिशा से। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, व्हिच इज़ द प्राइमरी टूल फॉर गवर्नेंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और सप्लायर असेसमेंट रिपोर्ट। अगर आप याद कीजिए तो इसका आंसर होगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज द प्राइमरी टूल फॉर गवर्नेंस इन क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसको आप याद करने के लिए पिछले लेक्चर में जाना होगा। पिछले लेक्चर में हमने टूल्स फॉर गवर्नेंस इन क्लाउड डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following defines the amount of risk that leadership and stakeholders of an organization are willing to accept? Acceptance, नेक्स्ट है रिस्क टॉलरेंस, रेसिडुअल रिस्क, रिस्क टारगेट। रिस्क एक्सेप्टेंस नहीं है। बेसिकली रिस्क एक्सेप्टेंस जो है वो मैनेजिंग रिस्क मैनेज करने का एक तरीका है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि रिस्क मैनेज करने का के 4 तरीके हैं: मिटिगेटिंग रिस्क, एक्सेप्टिंग रिस्क, अवॉइडिंग रिस्क एंड ट्रांसफरिंग द रिस्क। फिर बचता है रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल रिस्क नहीं है, क्योंकि रेसिडुअल रिस्क उस रिस्क को बोलते हैं जो आफ्टर पुटिंग ऑल द कंट्रोल्स देयर रिमेन सम रिस्क। कोई भी एनवायरनमेंट 100% रिस्क फ्री नहीं होता है। आपने सारे कंट्रोल लगा लिए, उसके बावजूद कुछ रिस्क रह ही जाता है। उस रिस्क को रेसिडुअल रिस्क बोलते हैं। एंड अगेन रिस्क टारगेट इज नॉट द आंसर। सो द आंसर वुड बी रिस्क टॉलरेंस। रिस्क टॉलरेंस जो है वो एक टर्म है जो कि डिफाइन करता है कैपेसिटी ऑफ रिस्क, जो लीडरशिप और स्टेक होल्डर जो होते हैं जिस रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिस रिस्क को बेसिकली एक्सेप्ट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं कि हाँ, इतना रिस्क तो मैं लेके चल सकता हूँ। ये रिस्क मैं या इतना रिस्क मैं लेके चल सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड रिस्क टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिस्क आइडेंटिफाइड कैन बी क्लासिफाइड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज? ये क्वेश्चन किसका है? एनिसा का है। किन 3 कैटेगरीज में रिस्क को आप क्लासिफाई करते हैं? टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल? नहीं है। टेक्निकल, ऑपरेशनल, लीगल? ये भी नहीं है। टेक्निकल, ऑपरेशनल, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल? आप याद कीजिए, अनीसा क्या कहता है? टेक्निकल कहता है। देयर इज अ कैटेगरी टेक्निकल, फाइन। ऑपरेशनल, नो, देयर इज नो सच कैटेगरी डिफाइंड बाय अनीसा। पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल? हाँ, ये भी है। चौथा ऑप्शन है टेक्निकल, लीगल, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल। यस, तो आंसर वुड बी टेक्निकल, क्योंकि अनीसा के हिसाब से टेक्निकल पहला जो कैटेगरी है वह पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल का है। नेक्स्ट है टेक्निकल का, उसके बाद है लीगल रिस्क। तो आंसर वुड बी द फोर्थ वन, टेक्निकल, लीगल, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। अगला क्वेश्चन है, एग्जिटिंग फ्रॉम एन एक्टिविटी गिविंग राइज टू मोर रिस्क इज कॉल्ड एज? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिस्क मिटिगेट करने के 4 तरीके होते हैं: मिटिगेशन, एक्सेप्टेंस, अवॉइड, ट्रांसफर द रिस्क। और अवॉइड रिस्क के केस में क्या होता है कि आप कोई ऐसा चेंज नहीं लाते हैं। सपोज कीजिए आप कोई चेंज मैनेजमेंट के थ्रू कोई चेंज लाना चाहते हैं और उस चेंज से आपका रिस्क बढ़ सकता है, तो व्हाट यू डू इन दैट केस? यू अवॉइड द रिस्क। तो द आंसर वुड बी अवॉइडिंग द रिस्क। फाइन, with this question we completed the domain 2 and obviously lecture 5. See you in the next lecture where we'll be discussing about domain 3, right? So thank you for joining the session.